हे एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इवोल्यूशन के लिए कौन कौन सी एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। ये हमारी पार्ट 3rd वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन क्लास 12 एनसीईआरटी, जो नई बुक आई है, जो अपडेटेड सिलेबस है, जो नीट 2025 के लिए है। मैं उसी चीज़ को कवर कर रही हूँ। तो चलो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक एविडेंसेस की बात है तो देखो बच्चों, सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल हमारे पास है वो है फॉसिल्स, जो रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। फॉसिल्स होता क्या है? तो फॉसिल्स देखो बच्चों, वो हार्ड पार्ट होता है किसी भी लाइफ फॉर्म का जो रॉक के अंदर पाया जाता है। रॉक क्या होता है? रॉक फॉर्म सेडिमेंट्स एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ के ऊपर लेयर बाय लेयर करके जो मिट्टी हो या फिर जो कुछ भी मतलब मिट्टी जैसा या मिट्टी जमा हो जाता है, इसको हम लोग रॉक बोलेंगे। और रॉक में भी टाइप होता है। सेडिमेंट रॉक जो होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। सेडिमेंट रॉक किसको बोलेंगे? तो इसमें होता क्या है ना बच्चों, कि लेयर ऐसे बनता है। मान लो ये एक मिट्टी का लेयर है, उसके ऊपर एक ये लेयर हो गया, तीसरा चौथा, ऐसे करते करते वो लेयर बनता है। तो इसमें टाइम भी लगता है। सेडिमेंट रॉक जो होता है ना, इसको बनने में टाइम लगता है, लेकिन सबसे अच्छा रॉक माना जाता है। अब तुम मान लो, इसको अच्छा क्यों मानते हैं? तो हम इसलिए मानते हैं बच्चों कि मान लो कि ये एक लेयर है, एक ये लेयर, इसके बीच में मान लो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है जो मर गया, तो उसका जो स्केलेटन होगा वो ज्यों कहते हो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना, मान लो ये लेयर इस तरह से होता, ठीक है, क्रॉस होता, ऑर्गेनिज्म इस बीच में मर जाता, यहाँ पे मर जाता, ठीक है, बीच में, तो क्या वो ऐसा दिखता? नहीं ना दिखता। इसलिए इस वाले रॉक को ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हम रॉक है, इससे हम लोग एज का भी पता लगा सकते हैं कि वो फॉसिल्स कितने टाइम पुराना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ फॉसिल्स हमको ऐसे मिलते हैं जो मॉडर्न टाइम में भी वैसे ही हैं जो पुराने टाइम में थे, लेकिन कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो कि पहले तो थे लेकिन अब नहीं है, वो एक्सटिंक्ट कर गए हैं, जैसे कि डायनासोर का फॉसिल हो गया। इसके अलावा जो फॉसिल्स का हम लोग स्टडी वगैरह करते हैं, जिससे हम लोग को जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में पता चलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो द स्टडी शो दैट लाइफ फॉर्म वेरिड पीरियड इन द डे। इसके अलावा हम लोग और क्या बात करेंगे यहाँ पे? पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस, ये जितनी भी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने देखा, ये सारे के सारे पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हुआ है, इसके लिए हम लोग को एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए बच्चों, जिस वैज्ञानिक ने इसके ऊपर बात करी थी, उनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। उन्होंने क्या किया था कि ऑब्जर्व किया था कुछ फीचर्स को जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम भी था, और जितने भी वर्टिब्रेट हैं उन सब में बाद में भी है, और कुछ हैं कि जो एब्सेंट हो जाता है। जैसे कि उन्होंने क्या किया ना कि जितने भी एग्जाम्पल एम्ब्रियोज ऑफ ऑल, जितने भी वर्टिब्रेट थे उन सब का जो एम्ब्रियो है, साथ ही साथ ह्यूमन का भी एम्ब्रियो उन्होंने लिया, सब में वेस्टिजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ देखा। इसके अलावा ये फंक्शनल तो था, लेकिन फ़िश में ये फंक्शनल है। उनका ये कहना था कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के तौर पर उन्होंने ये कहा कि गिल स्लिट्स जो हैं, जो मछलियों में आज भी काम करता है लेकिन बाकी सब में नहीं है, लेकिन पाया जाता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वो चीज़ पाया जाता है, तो इस तरह से एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट मिला, ठीक है। इसके अलावा प्रपोजल was disapproved on carefully study performed by कार्ल अर्नेस्ट। और उन्होंने नोटिस किया था कि जो एडल्ट स्टेज में एनिमल जो होता है, ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये हो गया आपका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि होमोलोगस और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वगैरह क्या होता है। तो देखो बच्चों, होमोलोगस ऑर्गन उस ऑर्गन को कहा जाता है जिसकी ऑरिजिन सेम हो, फंक्शन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होमोलोगस ऑर्गन के बारे में सिर्फ एक बात याद रखना कि इसकी ऑरिजिन सेम रहेगी एट एनी हाउ, कैसे भी करके ऑरिजिन सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल, मान लो कि तुम लोग 4 भाई बहन हो, चारों के तो ऑरिजिन सेम है, चारों के तो मम्मी पापा सेम है, ठीक है, लेकिन चारों अलग अलग फील्ड में चले गए,
कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, तो सबका ओरिजिन तो सेम है लेकिन काम सबका अलग अलग है। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन ये हो गया। दूसरा होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन उसको बोलते हैं बच्चों कि तुम सब अलग अलग जगह पे जाके कोई डॉक्टर, कोई टीचर बन गए ना, तो सबका इवोल्यूशन तो हुआ लेकिन डाइवर्ट फॉर्म में हुआ, एक जैसा नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। उसी तरह अब अगर हम लोग इसमें यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो जिसकी ओरिजिन तो सेम होती है लेकिन काम अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे वेल, बैट, चीता, ह्यूमन, जितने भी सबका जो पैटर्न है फोर लिम्ब का वो सबका सेम है। फोर लिम्ब जो होता है सबका, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, यानी कि सबका फोर लिम्ब तो सेम है लेकिन पैटर्न, इसका फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, उसी तरह ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब, ये सारे के सारे पाए जाएंगे एक ही में। सबका स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में गए, इसलिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन उन सब में हुआ। आई होप डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और होमोलोगस ऑर्गन समझ में आया होगा। उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि बोगनवेलिया और कुकुरबिता, ये भी होमोलोगस ऑर्गन का ही, देखो यहाँ पे एग्जांपल है बोगनवेलिया, ये भी होमोलोगस ऑर्गन है। होमोलोगस ऑर्गन जो होता है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को काउज करता है, जबकि एनालॉगी जो होता है वो उसके अपोजिट होता है। एनालॉगस ऑर्गन उसको बोलते हैं बच्चों कि जिसमें फंक्शन सेम रहे, ऑरिजिन सेम नहीं रहता। लेकिन इसको तुम सिंपल वर्ड में इतना याद रखना कि एनालॉगस ऑर्गन उस ऑर्गन को बोलते हैं जिसमें ऑरिजिन सेम नहीं होता है। करेक्ट, ठीक है। तो अगर ऑरिजिन सेम नहीं है तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। एनालॉगस स्ट्रक्चर जो होता है उसके रिजल्ट में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। क्या मतलब हुआ? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नाम ही से पता चल रहा है, कन्वर्ज करेगा, एक जगह पे आएगा कोई चीज़ और वहाँ से इवॉल्व करेगा, यानी कि डिफरेंट और ऑर्गेनिज्म होंगे, उन सब का अलग अलग ऑर्गन होगा, वो सब एक जगह आके एक जैसा काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्टोपस और मैमल दोनों ही जो है देखने का, दोनों ही की जो आँख है वो देखने का काम करती है, लेकिन ये दोनों एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल है। मैमल जो है वो वर्टिब्रेट में आएगा, जबकि ऑक्टोपस जो है वो इनवर्टिब्रेट में आएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल है डॉल्फिन और पेंजियन। ठीक है, इन दोनों के जो फ्लिपर्स हैं ये भी अलग अलग काम सबका सेम रहेगा लेकिन इन दोनों का अलग है। उसी तरह देखो स्वीट पोटैटो हुआ, ये रूट का मॉडिफिकेशन है, जबकि पोटैटो जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन, लेकिन दोनों का काम क्या है भाई? तो स्टोरेज ऑफ द फूड। ठीक है, तो वही यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और भी एग्जांपल है यहाँ पे, लेट मी चेक दिस। अनदर इंटरेस्टिंग जो ऑब्जर्वेशन है इवोल्यूशन में वो है नेचुरल सिलेक्शन, जो कि इंग्लैंड में देखा गया सबसे पहली बार, जिसको ऑब्जर्व किया गया पहली बार वो इंग्लैंड में था। होता क्या था ना बच्चों कि जब इंग्लैंड के अंदर जब तक इंडस्ट्री नहीं थी तो वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे थे सबकी जो छालें थी वो वाइट कलर की थी। पेड़ है तो उसके ऊपर छाल रहेगा ना, या फिर दीवार है, मान लो इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं है तो जितनी भी दीवारें थी सब डार्क नहीं थे, लाइट कलर के थे। तो होता क्या था कि वहाँ पे दो तरह के विंग वो में क्या मॉथ पाए जाते थे। तो जितने भी लाइट कलर के जो मॉथ थे जब तक इंडस्ट्री नहीं थी, यानी कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो बच जाते थे जो लाइट कलर वाले थे, उनके जो प्रेडेटर थे वो डार्क वाले को आके खा जाते थे। लेकिन इसका उल्टा क्या हुआ ना कि ये सब कब की बात है? 1850 की बात है ये, कि जो वाइट विंग मॉथ जो था वो डार्क मतलब डार्क उसका कलर था, तो जिसकी वजह से वो वाइट वाला मतलब कि बच जाता था, लेकिन वो वाइट वाले को तो कुछ नहीं होता था, डार्क वाला ख़त्म हो जाता था। लेकिन जब इंडस्ट्री वहाँ पे आ गया तो उस वक्त क्या होता था ना कि अब डार्क वाला बच रहा था और जो लाइट वाला है वो ख़त्म हो जा रहा था। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से मिला कि प्रेडेटर विल स्पॉट मॉथ अगेंस्ट कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड। जब पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड आया उस वक्त जो ट्री का ट्रंक था वो बिकेम डार्क, वो डार्क हो गया ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से। और अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो वाइट विंग मॉथ थे, यानी कि जो वाइट कलर के विंग मॉथ थे, अब उनको सर्वाइव करने के लिए वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। दे डोंट सर्वाइव क्यों नहीं कर पाए?
क्योंकि जो डार्क विंग है था या फिर जिसको हम लोग मेलानाइज्ड मॉथ बोलते हैं वो सरवाइव कर गया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या होता था कि जो थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट वाइट कलर वाला जो मॉथ था उसका ग्रोथ होता था। लाइकेन के बारे में यहाँ पे एक बात कही गई है कि जो लाइकेन होता है वो कवर करता है ट्री को वहाँ का, ठीक है, जिसकी वजह से जो बैकग्राउंड है ना वो उसको हेल्प करता था, लेकिन जो डार्क कलर वाला था वो उसको प्रेडेटर उसको लेके चला जाता था। और इसकी लाइकेन की एक और ख़ास बात ये है कि जहाँ पे भी गंदगी रहेगी, जहाँ पे पॉल्यूशन रहेगा, वहाँ पे ये ग्रो नहीं करेगा। तो ग्रो नहीं करेगा तो फिर पकड़ाएंगे वहाँ के जो भी मॉथ वगैरह थे। तो ये तो था दिस ऑल अबाउट एविडेंसेस के बारे में। अगली वीडियो जो हमारी होने वाली है वो होगी एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।